दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है अपडेट अमल 9 में। मैं हूं उमेश धंगराले और आज हम एक बड़ी खबर की ओर आपको ले जा रहे हैं, जिसमें यह खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है, क्योंकि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है, तो इसके पूरे अपडेट्स हम आपको आज के डीएनए रिपोर्ट्स में बताने जाएंगे। दोस्तों, एक बात मैं पहले से ही आपको बता दूं कि आज के जो अपडेट्स है, आज लगभग ये लड़ाई खत्म हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रूस की जो सेनाएं है वो यूक्रेन के सिटी में घुस गई है और काफ़ी बड़ी मात्रा में उन्होंने आज अपना विध्वंस सवेरे से शुरू कर दिया है। इसमें गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसमें बड़ी मात्रा पर धमाका हुआ है। दूसरी अपडेट यह है कि आज 2 फ्लाइट्स हमारे भारतीय छात्रों को लेकर इंडिया लौटेंगी। इसमें से एक फ्लाइट दिल्ली में लौटेगी, एक फ्लाइट मुंबई में लौटेगी। आपको बताऊं दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र से भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनके हालात काफ़ी नाजुक है, क्योंकि खाने को अनाज नहीं है, भूखे रहने की नौबत इन पर आई है। तो इसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, और यहाँ तक कि अपनी लोकल अगर मैं बात करूं तो जलगांव डिस्ट्रिक्ट के 3 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने की लगातार कोशिश भारत सरकार कर रही है, क्योंकि भारत सरकार अपने खर्चे से इन सभी भारतीयों को भारत वापस लाना चाहती है। तो दोस्तों, ये आज की खास पेशकश है, क्योंकि हम डीएनए रिपोर्ट में ज़्यादातर आपको भारत की ही बातें बताते थे, लेकिन आज जबकि इसका पूरा असर जो है ये पूरे विश्व पर पड़ने की संभावना है, तो इसी कारण हम आज आपको ले चलेंगे यूक्रेन से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, क्योंकि यूक्रेन के ताज़ा विजुअल्स आपको दिखाए जाएंगे, यूक्रेन की पूरी ताज़ा जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों यूक्रेन की जंग मैदान पर। तो दोस्तों, इस जंग का कारण क्या रहा, क्यों रूस को इतने सख्त कदम उठाने पड़े, क्या कारण रहा इसके पीछे कि यह जंग एक तीसरे महायुद्ध की ओर हमें ले जा सकती थी। क्योंकि इसकी जो शुरुआत है, इसका प्रमुख कारण यह है कि यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसे नाटो कहा जाता है, और ठीक इस संगठन का सदस्य यूक्रेन बनने जा रहा था, जो रशिया को मंजूर नहीं है, क्योंकि बॉर्डरी इलाके के जो देश है, छोटे छोटे देश है, वो रशिया से जुड़े हुए हैं। और 1914 में ही रशिया ने अखंड रशिया की शुरुआत कर दी थी, और इसी और लगातार रशिया के कदम जारी थे। 1914 में क्राइमिया को सबसे पहले रशिया ने अलग देश घोषित कर दिया था, और देखते ही देखते रशिया ने अभी और 2 जो यूक्रेन के हिस्से थे उनको तोड़ दिया है। उसमें लुहान्स्क है, डोनेट्स्क है, ये 2 जो हिस्से थे इनको स्वतंत्र देश के तौर पर रशिया ने घोषित कर दिया है, और इसको पूरी सुरक्षा जो है अब रशिया प्रदान कर रहा है। रशिया की सेनाएं यहाँ उतार दी गई है, क्योंकि यहाँ के 61 लाख लोग जो है वह रशियन भाषा बोलते हैं, और रशिया से इनका काफ़ी पास का संबंध रहा है। तो देखते ही देखते बिना जंग के रशिया ने शुरू में ही ये यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों, यहाँ से जंग की शुरुआत होती है, और देखते ही देखते यूक्रेन को घेरा जाता है। घेरने के बाद शुरुआती तौर पर रशिया ने चेतावनी भी दी थी कि यूक्रेन कुछ ऐसे कदम ना उठाए जिसके कारण रशिया को उस पर हमला करना पड़े। तो कुल मिलाकर रशियन जो सेनाएं थी वह यूक्रेन के पास लाई गई थी। बाकायदा रेल से काफ़ी सारी मात्रा में फौज यहाँ पहुँचाई गई थी, टैंक्स यहाँ पहुँचाए गए थे, और पूरी तरह से युद्ध की स्थिति यहाँ निर्माण हो चुकी थी। बताया जाता था कि जल्द ही यह जंग छिड़ेगी, और आगे चलकर ये ऐसा ही हुआ, क्योंकि 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक इस जंग के बारे में बताया जा रहा था, और इसी तरफ रूस ने आगे बढ़ते हुए काफ़ी बड़ी मात्रा में क्यू जैसे बड़े एयरबेस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो कुल मिलाकर आज की खासियत ऐसी है कि रूस की सेनाओं ने
यूक्रेन के गैस के जो बड़े डेपो थे उनको अपना निशाना बनाया है। बड़ी मात्रा में यहाँ नुकसान हुआ है और यह गैस एरिया जो है ये पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया है। तो दोस्तों, आज यह सेनाएं कुछ इस कदर रूस के शहरों में घुसी है कि मानो आज का दिन जो है वो निर्णायक दिन इस युद्ध में साबित हो सकता है। रूस की सेनाएं इस कदर आगे बढ़ी है कि यह यूक्रेन के शहरों तक जा भिड़ी है और आज का माहौल कुछ इस कदर है कि शायद आज का दिन निर्णायक हो सकता है। इस युद्ध को पूर्ण विराम भी लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से रशियन सेनाओं ने अपना रुख कड़ा किया है, इसमें हवाई हमले हो रहे हैं, जमीनी हमले हो रहे हैं और पानी से भी हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो तीनों जो विंग्स है, तीनों विंग्स पूरी ताकत से यूक्रेन को अपना निशाना बना रही है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, ये कल से ही एक बंकर में इनको आश्रय लेना पड़ा था। ये बंकर में छुपे हुए हैं और अमेरिका ने इनको लगातार मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन यह सिर्फ जुबानी बातें रही और यूक्रेन ने इसे ठुकरा दिया है। यूक्रेन चाहता है कि सिर्फ बातें ना करे अमेरिका, उन्हें टैंक्स दे, बम्स दे, विस्फोटक दे और फौज यहां भेजे उनकी मदद के लिए। तो पूरी तरह से अमेरिका का प्रस्ताव आज यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। दूसरी ओर रशिया ने एयरबेस जो था वो एयरबेस पूरी तरह से विध्वस्त कर दिया है, उद्ध्वस्त कर दिया है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति काफी गंभीर है। इधर अमेरिका ने रूस पर काफी बड़ी पाबंदियां लगा दी है। रूस की 4 बैंकों को सील करवा दिया गया है। यहाँ से कोई भी व्यवहार अमेरिका में रूस नहीं कर सकती। इस तरह की कई पाबंदियां कई देशों ने, जो यूरोपीय देश है, इन्होंने रशिया पर लगाए हैं और इसके बावजूद भी जो रशिया के राष्ट्रपति है वह सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि पुतिन का मानना है कि जब तक यूक्रेन सरेंडर न करे तब तक रशिया रुकने वाला नहीं है। और उन्होंने बाकायदा कल प्रस्ताव भी रखा था कि अगर यूक्रेन अपना सरेंडर कर देता है तो आगे चलकर बातचीत से मसला हल हो सकता है, लेकिन जेलेंस्की ने इसको ठुकरा दिया था और आज भी लगातार घमासान लड़ाई यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर शुरू है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका पूर्व इतिहास कुछ इस कदर रहा है कि इसमें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का यह संगठन सिर्फ बातें करते जाता है लेकिन एक्शन मोड पे कभी भी नहीं आता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर हम पूर्व इतिहास देखें तो 1950 में, वर्ष 1950 में कोरियन वार में सोवियत संघ और चीन ने उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट ताकतों का साथ दिया था। तब अमेरिका ने दक्षिण कोरियन देशों को साथ दिया था। 3 साल तक यह संघर्ष चला और कुल 36,000 जो सैनिक थे इसमें मारे गए, लेकिन इस दौरान यूएन 3 साल तक सिर्फ बैठकें करता रहा। इतना ही नहीं, वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक पर केमिकल वेपन्स को छुपाने का आरोप करते हुए हमला कर दिया और हमला करने के बाद सद्दाम हुसैन को पकड़कर फांसी पर लटका दिया। लेकिन बाद में जब पूरी छानबीन हुई तो ना तो केमिकल वेपन्स मिले, ना ही कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे यह साबित हो पाया कि यहाँ केमिकल वेपन्स छुपाए गए थे। तब भी संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में चुप बैठकर तमाशबीन बनना पसंद किया। पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान ने जब हमला कर दिया, कब्जा किया, तो तब भी यूएन तमाशबीन बनता रहा और कुछ नहीं किया। चीन पर भी कोरोना वायरस फैलाने के बाद भी यूएन ने ना ही कुछ अपना बयान जारी किया, ना ही उस पर कुछ एक्शन ली। फिर
अभी अगर हम सभी अगर यह सोचते हैं कि यूएन कुछ न कुछ इस यूक्रेन मामले में करेगा, तो शायद यह सिर्फ महज हवा में बातें हो सकती है। दोस्तों, तालिबान, सीरिया, येमेन और इस तरह के देशों में काफ़ी हालात खराब है, जबकि पाबंदी के बाद भी उत्तर कोरिया खतरनाक मिसाइल के परीक्षण जारी रखा हुआ है। बावजूद इसके यूएन इन पर कुछ भी कदम नहीं उठा रहा है। कुल मिलाकर यूएन की जो बात की जाए तो हमने शुरू में भी कहा कि इसके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग माने जा रहे हैं, और ऐसी हालात में रूस यूक्रेन का जो संघर्ष है ये चरम सीमा पर जा पहुंचा है। दूसरी और एक सच्चाई यहाँ ऐसी है दोस्तों कि यूरोपीय जो देश है, यह इनकी 1/3 जो गैस की सप्लाई है यह रूस पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर भविष्य में रूस ने यह सप्लाई रोक दिया तो यूरोपीय देशों में बिजली का काफी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दूसरी ओर हमारा जो पड़ोसी देश है दोस्तों, इसमें कुछ बातें और भी है जो दर्शकों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। तो हमारा जो पड़ोसी देश है, जो शुरू से ही हमारे भारत देश में काफी सारा असंतोष फैलाता है और बड़ी मात्रा में जो आतंकी गतिविधियां है इनको सपोर्ट करता है। वहाँ के जो इमरान खान है वो 23 से 26 फरवरी तक रूस के दौरे पर थे, लेकिन बावजूद इसके इसमें शायद कुछ आगे बात नहीं बढ़ी। तो इसमें आगे हम चलते हैं दोस्तों। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, तो यह कल से ही बंकर में शरण ले चुके हैं। अमेरिका ने रोमानिया के जो बोर्सिया एयरबेस है इस पर पूरी तरह से कब्जा पा लिया है। रूस सेना ने क्यों एयरबेस को पूरी तरह से कब्जे में लेने की कोशिश जारी रखी थी, शायद वो भी देर रात तक कब्जा इस पर हो चुका हो। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन सरेंडर करता है तो आगे की बातचीत से हल हो सकती है। नाटो के समर्थन में और सैनिक भेजने को इटली ने तैयारी दर्शाई है। नाटो के जो पार्टनर्स है वह सैनिक भेजेंगे, और यूक्रेन के समर्थन में इटली का बयान काफ़ी बड़ी मात्रा में सामने उभर कर आया है, जो मायने भी रखता है, क्योंकि अगर इस तरह से छोटे छोटे देश यूक्रेन के साथ जाकर मिलने लगे थे तो संभावना यह बड़ी मात्रा में बढ़ चुकी थी कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है इसकी ओर शायद हम जा रहे हैं। दूसरी ओर व्लादिमीर पुतिन या जो बाइडेन, दोनों में से किसी के साथ भी भारत जाने को निष्पक्ष तौर पर मना कर दिया है, क्योंकि जबकि चीन ने रूस का खुले तौर पर समर्थन किया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर भारत की शुरू से ही यह नीति रही है कि अगर दो देशों में कुछ अनबन या लड़ाई की स्थिति उत्पन्न होती है तो शुरू से ही भारत निष्पक्ष रहा है, और इस बार भी भारत ने अपना रुख निष्पक्ष तौर पर रखा है, क्योंकि 1955 में कश्मीर और गोवा के मसले पर रूस ने खुले तौर पर भारत की मदद की थी। तो कुल मिलाकर भारत की स्थिति यहाँ कुछ इस कदर बनी हुई है। भारत एक धर्म संकट में फंसा हुआ है, और यही कारण है कि भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें निष्पक्ष तौर पर अपने आप को अलिप्त रखने का फैसला ले लिया है। कुल मिलाकर आगे जो बातें अमेरिका ने की थी कि वह सीधे तौर पर इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा, बावजूद इसके अमेरिका ने एक एयरबेस पर F-35 तैनात कर दिए थे, और यह तैनाती से बताया जा रहा था कि शायद अमेरिका आगे चलकर इसमें कूद पड़ेगी, लेकिन अमेरिका ने जाहिर तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि यह एक सुरक्षा की पाबंदी के तौर पर यह लगाए गए हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर
यूक्रेन की जो स्थिति है काफ़ी नाजुक है और कुछ ही घंटों में यह मसला पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। इससे पहले मैं यूक्रेन का रवैया भारत के बारे में अब तक कैसा रहा है ये भी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। दोस्तों, यह वही यूक्रेन है जिसके बारे में बताया जाता है कि कश्मीर मुद्दे पर यूनो ने भारत के खिलाफ यूक्रेन ने वोट दिया था। परमाणु परीक्षण के समय भी इस मुद्दे पर यूनो हमेशा सख्त रहा था और इसमें भी यूक्रेन ने भारत के खिलाफ वोट दिया था। भारत की यूनो की सिक्योरिटी काउंसिल ने स्थायी सदस्यता को लेकर जब बातें चल रही थी तो इस वक्त भी यूक्रेन ने भारत के विरोध में अपना वोट दिया था। यूक्रेन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, जबकि भारत पर प्रतिबंध लगा तो यूनो ने उसके प्रतिबंध के पक्ष में भारत के खिलाफ वोट किया था। हमारे तत्कालीन पीएम जब हमारे देश को हमारी ऊर्जा के लिए यूरेनियम की काफ़ी ज़रूरत थी, उस समय भी यूक्रेन ने भारत को यूरेनियम देने से जाहिर तौर पर इनकार कर दिया था और इसके चलते हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। कुल मिलाकर यूक्रेन ने आज तक जो भी कदम उठाए हैं वह बताए जाते हैं कि भारत के खिलाफ ही उठाए हैं और यही कारण शायद यहाँ सामने आया है कि कोई भी देश जो भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है वह इसमें पड़ना नहीं चाहता। दूसरी ओर 1955 की जो लड़ाई थी या फिर कारगिल वार था, उसमें रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। तो दूसरी ओर अमेरिका ने कई बार भारत पर पाबंदियां लगाने की लगातार कोशिशें भी की, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी नया भारत जो हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी ने खड़ा किया है, तो इन पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए मोदी जी ने कुछ ऐसे कठोर निर्णय लिए कि अमेरिका की पाबंदियों को ठुकरा कर आगे बढ़ते गए और यही कारण रहा है कि आगे चलकर अमेरिका ने भी अपना रुख थोड़ा नर्म भारत के खिलाफ कर दिया। कुल मिलाकर भारत की स्थिति अब ना तो अमेरिका के पक्ष में जा सकती है ना ही रूस के पक्ष में जा सकती है। तो इसी वजह से भारत ने अपने आप को इस धर्म संकट से निकालने के लिए खुद को निष्पक्ष रूप से अलग रखा है और आगे भी चलकर यह बात जारी रहेगी, क्योंकि दो देशों की लड़ाई में हम हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों आज की एपिसोड में बस इतना ही। आगे भी हम आपको लगातार रशिया और यूक्रेन की इस लड़ाई के अपडेट्स देते रहेंगे। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे, चाहे वो विश्व स्तर की हो या फिर अपने देश की हो। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।